साथियों नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। आप देख लीजिए कि वाच्य क्या है। वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। वाच्य माने बोलने का विषय, यानी अगर हम कहें कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो आप समझ गए कि वाच्य का मतलब क्या होता है? बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के हिसाब से है या कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये देखिए, हमने 3 वाक्य लिख रखे हैं। पहला वाक्य है रीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रिया क्या है? लिखती है। और ये किसके हिसाब से है? रीता के हिसाब से। रीता स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग है, रीता एक वचन है तो ये भी एक वचन है। यानी लिखती है जो क्रिया है ये किसके हिसाब से है? कर्ता के हिसाब से है। तो जब लिखती है क्रिया कर्ता के हिसाब से है, यानी क्रिया का प्रयोग किसके हिसाब से है? कर्ता के हिसाब से है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए कर्तृवाच्य में कैसे कभी लोग बच्चे लिखने में गलती करते हैं कि का के बाद रा आता है और आधा रा आता है, तो ये अगले वर्ड पे क्या होता है? उड़ंकु रा के रूप में हो जाता है। और यहाँ पे ता में री की मात्रा लगी है त्रि, तो पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। दूसरा देखते हैं रीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए ये लिखा जाता है जो क्रिया है ये किसके हिसाब से है? पत्र के हिसाब से है। पत्र जो है पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये एक वचन है, ये एक वचन है। तो यहाँ पे क्रिया के इसके हिसाब से है? कर्म के हिसाब से है। तो ये कहाँ, ये कौन सा वाच्य हुआ? ये कर्मवाच्य हुआ। क्या हुआ? ये कर्मवाच्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया का प्रयोग कर्म के हिसाब से है, रीता के हिसाब से नहीं है। रीता कर्ता के हिसाब से नहीं है, बल्कि किसके हिसाब से है? पत्र कर्म के हिसाब से है, इसलिए क्या है? कर्मवाच्य है। आगे देखिए रीता से लिखा जाता है, तो लिखा जाता है न कर्ता के हिसाब से, और कर्म तो है ही नहीं इस वाले वाक्य में, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि न कर्ता की प्रधानता है और न कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, इसलिए क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। यानी कह सकते हैं कि अब देखते हैं तीनों में हम क्रिया के हिसाब से ही हमें पता चला कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। अर्थात हमें क्या है? क्रिया के रूप से ही पता चलता है वाक्य में कि प्रधान कौन है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है उसे हम वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, क्रिया के रूप से हमें ये पता चले कि क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के हिसाब से हुआ है, कर्म के हिसाब से हुआ है या भाव के हिसाब से हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये वाच्य है। ठीक है, इसमें क्रिया का जो भी लिंग होगा, वचन होगा, ये सब किसके हिसाब से होगा? कर्ता के हिसाब से होगा या कर्म के हिसाब से होगा या भाव के हिसाब से है। कर्ता के हिसाब से होगा लिंग वचन उसका, तो हम कर्तृवाच्य कहेंगे। और अगर हम कहें कि इसका लिंग वचन कर्म के हिसाब से होगा तो कर्मवाच्य, अगर कहेंगे लिंग वचन भाव के हिसाब से है तो भाववाच्य। ये समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे माधव क्रिकेट खेलता है। माधव क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे देखिए माधव क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है ना। किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता। तो ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। अगर हम यही कह दें कि माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिकेट खेला जाता है ना, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। और माधव से
माधव से खेला जाता है, माधव से खेला जाता है। यहाँ कर्म अब्सेंट हो गया है ना, भाव की प्रधानता है, खेला जाता है, इसलिए क्या हो गया ये भाववाच्य। यानी आपकी इतनी बात समझ में आ गई कि क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के हिसाब से है, कर्म के हिसाब से है या भाव के हिसाब से, हम क्या कहेंगे, वाच्य कहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आज आपके मन में वाच्य को लेकर के कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। बस अगले कुछ मिनटों से आप ध्यान से देखिए चीज़ों को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए अब आते हैं वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहीं कहीं किताबों में कर्तृवाच्य लिखा होता है और अकर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। और फिर अकर्तृवाच्य में 2 भेद बताते हैं, एक कर्मवाच्य, एक भाववाच्य। तो दोनों सही है। अगर आप कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के भेद के रूप में कर्मवाच्य, भाववाच्य, वो भी सही है और कर्तृवाच्य भी सही है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य भी सही है। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। एग्जाम में पूछा जाए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। अब देखिए हम तीनों भेद तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से। जब हम तुलनात्मक रूप से चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें अच्छे ढंग से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये देखिए कि हम कर्तृवाच्य देखेंगे, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब क्या है, अगर वाक्य में कर्ता की प्रधानता है तो क्या होगा, वो कर्तृवाच्य। और वाक्य में अगर कर्म की प्रधानता है तो क्या होगा, वो कर्मवाच्य है। वाक्य में अगर न कर्ता की प्रधानता है, न कर्म की प्रधानता है, बल्कि भाव की प्रधानता है, तो वो क्या होगा, भाववाच्य। दूसरे तरीके से वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग वचन के हिसाब से है, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य। और अगर वाक्य की जो क्रिया है वो कर्म के लिंग वचन के हिसाब से है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य। वाच्य में कर्ता कर्म के हिसाब से नहीं बल्कि भाव के हिसाब से क्रिया है, यानी हमेशा एक वचन है, पुल्लिंग है और अन्य पुरुष के रूप में। ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष के रूप में होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। आइए हम एक एक चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से समझें, आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। पहली चीज़ जो क्या है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। कर्तृवाच्य में वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। अब जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी तो क्या होगा, कर्म गौड़ होगा, कर्म गौड़ होगा, ठीक है ना। या तो ना नहीं होगा या तो कर्म क्या होगा, गौड़ होगा। होगा तो गौड़ होगा, मतलब असरहीन होगा, और या तो कर्म होगा ही नहीं। तो वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। दूसरे देखिए कि जो अभी हमने चीज़ बताई कि क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से होगा। क्रिया का लिंग वचन कर्ता के हिसाब से होगा, कर्ता के अनुसार होगा। 2 चीज़ समझ गए आप परिभाषा में ही कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्म गौड़ होता है। दूसरा, क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके हिसाब से होता है, वो कर्ता के हिसाब से होगा। तीसरी चीज़ देखिए कि क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया दोनों तरीके से हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। अकर्मक जैसे हमने कहे रमेश सोता है, रमेश सोता
है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया क्या है, अकर्मक है। क्या है, क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक। और जहाँ जिस क्रिया में कर्म हो उसके साथ उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक। और आप जानते हैं कि कर्म का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म का प्रभाव कहते हैं, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। तो यहाँ समझ में आ गया कि पहला, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्म गौड़ होगा या फिर नहीं होगा। दूसरा, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के हिसाब से होगा। तीसरी चीज, क्रिया क्या होगी, या तो अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। ये नहीं, दोनों हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। मतलब कि वाक्य में क्रिया का कर्म हो भी सकता है और क्रिया का कर्म नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा क्रिया का कर्म नहीं होगा तो ये क्या होगा, रमेश सोता है, ये क्या है, अकर्मक हो गया। अगर हम कहें कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, रमेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे कर्म आ गया, तो ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, चौथा। सामान्यतः कह सकते हैं कि जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होगी, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा, पूरा सेंटेंस सुनिएगा, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होगी या कर्ता के साथ विभक्ति होगी तो किसका प्रयोग होगा, ने विभक्ति का प्रयोग होगा। किस विभक्ति का होगा, ने विभक्ति का प्रयोग होगा। या तो विभक्ति होगी नहीं वाक्य में, और अगर होगी तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, ने विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ से थोड़ी चीज़ समझने लायक है आपके लिए कि आप यहाँ पे समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे हम कहें कि राम ने खीर खाई, राम ने खीर खाई। अब देखिए, राम ने खीर खाई, यहाँ पे जो खाई क्रिया है वो किसके हिसाब से है, राम के हिसाब से हो जाती है। राम क्या है, पुल्लिंग है ना, तो इसे भी होना चाहिए, खीर खाया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी ने आएगा तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य क्या होगा, पास्ट टेंस का होगा, यानी भूतकाल का होगा। किसका होगा, भूतकाल का होगा। तो आप यहाँ से ये कंफ्यूज मत होइए कि ये कर्मवाच्य, ये हमेशा क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। यानी जो भी सेंटेंस होगा ने वाला वो किसका होगा, भूतकाल का होगा। और जहाँ आप कर्ता के साथ ने विभक्ति देख लीजिए, आप एकदम श्योर हो जाइए कि कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। जैसे कमल ने पुस्तक पढ़ी, कमल ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे देखिए पढ़ी जो क्रिया है किसके हिसाब से है, पुस्तक के हिसाब से। ये कमल के हिसाब से नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कर्तृवाच्य है। तो ये ध्यान रखेंगे कि विभक्ति ना ने का प्रयोग होगा तो क्या होगा, ये कर्तृवाच्य होगा। या तो विभक्ति होगी या फिर विभक्ति नहीं होगी। होगी तो क्या होगी, ने विभक्ति होगी। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लता गाना गाएगी, कर्तृवाच्य का, लता गाना गाएगी। ये जो सिंपल सेंटेंस हैं, ये लता गाना गाएगी। या हम कह दें नौकर चाय लाएगा, नौकर चाय लाएगा। या हम कह दें कि धर्मवीर वेद पढ़ेगा ना। तो इस टाइप से जितने भी वाक्य होंगे कर्तृवाच्य होंगे। तो कर्तृवाच्य आप समझ में आ गया होगा। एक समरी देख लेते हैं। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्म गौड़ होगा। वाक्य क्रिया का लिंग वचन किसके हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से होगा। क्रिया कर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। और कर्ता के साथ या तो विभक्ति नहीं होगी, और अगर विभक्ति होगी तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, ने विभक्ति का होगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में इसी से सेम एक जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी, वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्ता या तो अब्सेंट होगा या तो कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होगा। ठीक है, या तो कर्ता क्या होगा, अब्सेंट। वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्ता की स्थिति क्या होगी, कर्ता या तो कर्ता गौड़ होगा। गौड़ माने कर्ता लुप्त होगा,
ना, कर्ता लुप्त होगा, मतलब कर्ता का लोप होगा या फिर क्या होगा, कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होगा। अब लुप्त होगा कैसे, जैसे कर्ता लुप्त होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा कि पतंग उड़ रही है। यहाँ पे पतंग उड़ रही है का मतलब क्या है कि पतंग कोई तो है उड़ा रहा है, लेकिन वो क्या है नहीं, तो क्या हो गया है, पतंग उड़ रही है, तो क्या हो गया, ये कर्ता का लोप हो गया, ये क्या है, कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य, कर्ता नहीं है। दूसरा क्या है, जैसे खाना बना दिया गया है, मतलब क्या है कि खाना किसी ने तो बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे कर्ता नहीं है, तो ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तो यहाँ पे समझ में आया होगा कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो कर्ता की स्थिति क्या होगी, या तो कर्ता का लोप होगा या कर्ता के साथ क्या लगा होगा, से या द्वारा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, से या द्वारा का प्रयोग होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था, माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, या सीता द्वारा पत्र लिखा जाता है, या सीता से पत्र लिखा जाता है, या माधव से क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होगा या कर्ता का लोप होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था कि क्रिया का लिंग वचन किसके हिसाब से होगा, कर्ता के हिसाब से। यहाँ पे क्रिया का लिंग वचन किसके हिसाब से होगा, कर्म के हिसाब से होगा। तो यहाँ है क्रिया का लिंग वचन किसके हिसाब से होगा, कर्म के हिसाब से होगा, कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। ये समझ में आ गया होगा कि क्रिया का जो लिंग वचन होगा किसके हिसाब से, कर्म के हिसाब से होगा। जैसे पतंग उड़ रही है ना, तो किसके हिसाब से है, रही है, पतंग के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। यहाँ पे हमने देखा था कि अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। किसका होगा, सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता या तो लुप्त होगा, गायब होगा, या कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होगा। हमने एग्जाम्पल बताया, लुप्त होने की कंडीशन में पतंग उड़ रही है, खाना बना दिया गया है, ठीक है, आदेश दे दिया गया है ना, तो यानी कर्ता नहीं है, तो आप आंख मूंद के कहेंगे कि क्या है, ये कर्मवाच्य है। और दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, यानी वाक्य में क्रिया का कर्म होगा, वाक्य में क्रिया का कर्म होगा, यानी ऐसी वस्तु या प्राणी का जिक्र होगा जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा होगा। इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे बच्ची से निबंध लिखा जाता है, बच्ची से निबंध लिखा जाता है, बच्ची से निबंध लिखा जाता है न, लिखा जाता है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये आप समझ जाएंगे कि से लगा है, द्वारा लगा है, ठीक है, और साथ में क्या है, कर्म भी है ना, कर्म भी है और से द्वारा भी लगा है। आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये कर्मवाच्य है। बहुत आसान सा है ना। एक चीज़ और इसमें जानने वाली है कि जो जाना क्रिया होती है, जिसके विभिन्न रूप होते हैं, काल और लिंग के हिसाब से विभिन्न रूप होते हैं, तो वचन के हिसाब से, तो जाना क्रिया जो है ये क्या होती है, ये इसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे बच्ची से निबंध लिखा जाता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जाना क्रिया के विभिन्न रूप किसके हिसाब से होते हैं, लिंग वचन के हिसाब से जो है
काल के हिसाब से जाना क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। ये इतना समझ में आ होगा। आगे देखिए कि कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रयोग कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग दैनिक जीवन में किसका होता है? कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है ये हम देख देते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई काम अचानक हो जाए, क्या हो जाए? कोई काम अचानक हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मवाच्य का प्रयोग हो जाए। अचानक क्या क्या होता है? जैसे गिलास गिरकर टूट गई, तो ये क्या हो गया? ये अचानक हो गया। या किताब फट गई, ये क्या हो गया? अचानक हो गया। तो कोई काम अचानक हो जाए, एक एग्जांपल लिख देते हैं, गिलास गिरकर टूट गई, गिरकर टूट गई ना। तो कोई काम अचानक हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। या किताब फट गई तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो ये समझ में आया यहाँ तक कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता का लोप होगा या कर्ता के साथ से द्वारा लगा होगा। ठीक है। हमने एग्जाम्पल बताया, पतंग उड़ रही, खाना बना दिया गया। क्रिया का लिंग वचन कर्म के हिसाब से होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बच्ची से निबंध लिखा जाता है, मोहन से पुस्तक पढ़ा जाता है, तो हमने बताया कि कर्म अवश्य उपस्थित होगा और हमेशा कर्ता के साथ से या द्वारा लगा होगा। अगर आपको ये दोनों चीज़ मिल जाए, आप टिक मार दीजिए आराम से कि ये क्या है? कर्मवाच्य है। और क्या होता है? जाना क्रिया के विभिन्न रूप, लिंग वचन और काल के हिसाब से इनका प्रयोग क्या होता है? कर्मवाच्य में होता है। और आगे हमने कहा कि कर्मवाच्य का प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत तरीके से होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? जैसे उसके कुछ हम कंडीशन देखेंगे। कोई काम अचानक हो जाए ना, तो जैसे गिलास गिरकर टूट गई, गमला टूट गया, किताब फट गई ना, अचानक हो गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कर्मवाच्य है। आगे क्या है कि जो कर्ता है, क्या हो? कर्ता हो, ये क्या हो? सरकारी संस्था हो। कर्ता क्या हो? सरकारी संस्था हो। और क्या हो? समाज हो। और क्या हो? कोई सभा हो। तो ये क्या हो गया? ये वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। जहाँ पे कर्ता कोई सरकारी संस्था होगी, समाज होगा, सभा होगी, वह क्या होगा? कर्मवाच्य। जैसे अभी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने की योजना बनाई जा रही है। सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की योजना जो है बनाई जा रही है। तो ये क्या है? सरकारी संस्था है। या हम कहें कि सभा द्वारा निर्णय लिया गया। ठीक है। समाज द्वारा या समाज से बहिष्कृत किया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब भी कर्ता सरकारी संस्था या समाज या सभा होगी तो वहाँ पे क्या होगा? ये कर्मवाच्य होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे अब कहें कि मामले से संबंधित आदेश भेज दिया गया है ना, हम कह सकते हैं कि मामले से संबंधित आदेश भेज दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कर्ता अब्सेंट भी है ना, कर्ता अनुपस्थित भी है। और क्या है? संबंधित आदेश, मामले से संबंधित आदेश भेज दिया गया है। कार्यालय द्वारा भेजा गया होगा या किसी संस्था द्वारा भेजा गया होगा या समाज द्वारा भेजा गया होगा। ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है कि कानूनी या अभी जो का हमने जिक्र किया है, कानूनी या कार्यालयी भाषा में जो है कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अधिकारी को पेश किया जाए या मुजरिम को दंड दिया जाए ना, ये हुआ। मुजरिम को दंड दिया जाए, मुजरिम को दंड दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कानूनी या कार्यालयी भाषा में भी कर्म का प्रयोग होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होगा। क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होगा। अब देखिएगा अच्छे से, असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होगा। जैसे मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, मुझसे
झूठ नहीं बोला जाता, झूठ नहीं बोला जाता। सेम कंडीशन आप जो है भाववाची में भी देखेंगे, वहाँ बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, या हम कह सकते हैं कि मुझसे यह बोर्ड उठाया नहीं जाता है, मुझसे बोर्ड उठाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जब असमर्थता जतानी हो तो क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। वहाँ पे क्या है? कर्मवाच्य। तो ये कर्मवाच्य आपकी समझ में आ गया होगा कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता का लोप हो जाएगा या कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरा, क्रिया का लिंग वचन किसके हिसाब से होता है? कर्म के हिसाब से होता है। यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्ता के हिसाब से, यहाँ कर्म के हिसाब से। यहाँ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य में अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। बच्ची से निबंध लिखा जाता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। और हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई कि जाना क्रिया अपने लिंग वचन काल के हिसाब से जाना क्रिया का प्रयोग होता है। कोई काम अचानक हो जाए तो वहाँ भी क्या है? कर्मवाच्य है। गिलास गिरकर टूट गई, किताब फट गई। कर्ता जब कोई सरकारी संस्था, समाज या सभा हो तो वहाँ भी क्या है? कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। कानूनी या कार्यालय की भाषा में भी क्या होता है? कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग हो तो वहाँ पे भी क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, मुझसे बोर्ड उठाया नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए भाववाच्य देखते हैं कि भाववाच्य में क्या है कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी, ना कर्म की प्रधानता होगी और ना किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की प्रधानता होगी, बल्कि किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी। भाववाच्य में कर्म और कर्ता ये क्या होगा? गौड़ होगा। क्या होगा? गौड़ होगा। कर्म तो होगा ही नहीं, कर्ता क्या होगा? गौड़ होगा। भाव की प्रधानता होगी। ठीक है। दूसरा क्या है कि पहला क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, यहाँ क्रिया का लिंग वचन कर्म के हिसाब से होगा। और यहाँ क्रिया का लिंग वचन क्रिया किसके हिसाब होती है? भाव के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? क्रिया भाव के अनुसार होगी। और क्रिया हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी, एक वचन में होगी। और क्या होगी? पुल्लिंग होगी। क्या होगी? पुल्लिंग होगी। एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। किस में होगी? अन्य पुरुष में होगी। तो भाववाच्य में क्या है? भाव की प्रधानता होगी और क्रिया किसके हिसाब से होगी? भाव के हिसाब से होगी। और कैसे होगी? एक वचन में होगी, पुल्लिंग होगी और क्या होगी? अन्य पुरुष होगी। आगे जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके पहले एक पॉइंट और देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है? क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी, लेकिन इसमें क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। क्या होगी? क्रिया अकर्मक होगी। ये समझ में आ गया होगा कि भाव के हिसाब से होगी, क्रिया भाव के हिसाब से होगी, भाव की प्रधानता होगी, क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। जैसे हम कहें पक्षियों से उड़ा जाता है, पक्षियों से उड़ा जाता है। राम से दौड़ा जाता है, राम से दौड़ा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है? क्रिया दोनों में क्या है? अकर्मक है। ठीक है। और जिसका प्रयोग किसके हिसाब से है? एक वचन पुल्लिंग के हिसाब से। पक्षियों से उड़ा जाता है, एक वचन पुल्लिंग के हिसाब से क्रिया है। और राम से दौड़ा जाता है, एक वचन पुल्लिंग के हिसाब से, अन्य पुरुष के हिसाब से क्या है? क्रिया है। आगे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है? कर्ता के साथ ने विभक्ति लगती है और यहाँ कर्ता या विभक्ति नहीं होती। और यहाँ कर्ता के साथ से या द्वारा होता है। यहाँ भी कर्ता के साथ से या द्वारा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? से का प्रयोग होता है या द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे एक और कर लेते हैं। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है, जोर से भौंका
जाता है, कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। आगे देखते हैं कि असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होता है। असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है? क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग होता है। आप कहेंगे यहाँ भी क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग हुआ असमर्थता जताने के लिए, यहाँ भी, लेकिन दोनों में अंतर है। यहाँ कर्म होगा, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म होगा, और भाववाच्य में क्या होगा? कर्म नहीं होगा ना। जैसे कहेंगे मरीज से उठा नहीं जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता है ना, और वृद्धा से चला नहीं जाता है। ठीक है, दोनों में असमर्थता जताने के लिए किसका है? प्रयोग हुआ है। किसका? नहीं का, क्रिया के साथ, लेकिन यहाँ पे कर्म होगा, यहाँ पे कर्म नहीं होगा। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अनुमति या आज्ञा के लिए, अनुमति या आज्ञा के लिए जो है भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अब चला जाए, अब चला जाए, आओ बैठा जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, कर्म और कर्ता गौड़ होगा, क्रिया भाव के हिसाब से होगी, हमेशा क्या होगी? एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगा, और क्रिया क्या होगी? यहाँ हमेशा क्रिया कर्मक होगी, और कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होगा। असमर्थता जताने के लिए क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होगा, क्रिया के साथ नहीं का प्रयोग होगा, और अनुमति या आज्ञा के लिए ये। तो एक बार आप कंपैरिजन रूप से तीनों को देख लिए, आपके समझ में आ गया होगा। कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन भाव के हिसाब से। यहाँ पे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है, यहाँ सकर्मक क्रिया हो सकती है, यहाँ केवल अकर्मक होगी। यहाँ पे कर्ता के साथ विभक्ति क्या होगी? ने होगी, या तो विभक्ति नहीं होगी। यहाँ कर्ता के साथ से या द्वारा लगता है, यहाँ भी कर्ता के साथ से या द्वारा लगता है। इसके अलावा कर्मवाच्य में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे कोई काम अचानक हो जाए तो वहाँ कर्मवाच्य है, कोई कर्ता सरकारी संस्था, समाज या सभा है तो वहाँ भी होगा, कानूनी मामलों में, कार्यालयों में वहाँ भी कर्मवाच्य है। असमर्थता जताने के लिए जो है ये भी, इसमें भी कर्मवाच्य होता है। और यहाँ भाव में अनुमति या आज्ञा के लिए, असमर्थता जताने के लिए अंतर इतना है कि यहाँ कर्म होगा, यहाँ कर्म नहीं होगा। तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। अब यहाँ पे देखिए कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पे द्वारा लग गया, तो जब भी से या द्वारा लग जाएगा कर्ता के साथ तो कर्तृत्व तो नहीं होगा, या तो कर्म होगा या तो भाव होगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि ये कर्म है या भाव है। अब देखिए कि राजा द्वारा कष्ट दिया गया, किसको? प्रजा को, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो यानी कर्म उपस्थित है, तो क्या हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया। दूसरा, इतनी जल्दी सुबह, या सुबह इतनी जल्दी उठा नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है, सुबह इतनी जल्दी उठा नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सुबह इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, यहाँ लिख दे मुझसे सुबह इतनी जल्दी उठा नहीं जाता है। तो से द्वारा आ गया, तो आप जानते हैं कि क्या है ये, या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। ठीक है, असमर्थता जताने वाला शब्द है, नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, तो क्या हो गया? ये भाववाच्य हो गया। अब तीसरा, मोहन जल्दी खाना खाता है, मोहन जल्दी खाना खाता है। तो यहाँ खाना खाता है क्रिया किसके हिसाब से? मोहन के हिसाब से, तो ये होगा कर्तृवाच्य। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी था। अभी एक चीज़ इसमें रह गई है, वाच्य परिवर्तन, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।